देखिए, आज की दुनिया में हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो तो हमारे फोन में ही है। एक टैब पे खाना, दूसरे पर कैब और तीसरे पर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर। हाँ। लेकिन जहां इतनी आसानी है, वहीं एक बहुत बड़ा खतरा भी है। एक डिजिटल अंधेरा जहां शिकारी बैठे हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड की मतलब पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं, जिसने 2025 में हजारों लोगों को चूना लगाया। हम एक डिजिटल जासूस की तरह इस पूरे केस की तह तक जाएंगे। धोखेबाजों ने पहला सुराग भेजा, एक एसएमएस। लेकिन उस सीधे साधे मैसेज के पीछे एक बहुत बड़ा जाल था। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये घोटाले सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान के बारे में है। धोखेबाज असल में आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वे एक हॉट स्टेट बनाते हैं, मतलब घबराहट या लालच की एक ऐसी स्थिति जहां सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जब आपको लगता है कि आप कुछ कीमती चीज़ खोने वाले हैं या फिर पाने वाले हैं, तो आपका दिमाग तर्क से ज़्यादा भावना पर चलने लगता है और बस वहीं आप गलती कर बैठते हैं। तो ये केस था एसबीआई रिवॉर्ड्स और केवाईसी अपडेट वाला। अब नाम से तो लग रहा है कि निशाने पर एसबीआई के ग्राहक थे, लेकिन क्या ये किसी को भी मतलब रैंडमली मैसेज भेज रहे थे? नहीं नहीं, यही तो पूरा खेल था। ये बहुत टारगेटेड था। उनका निशाना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिक थे या वो लोग जो डिजिटल बैंकिंग में नए नए आए थे। वो लोग जो सिस्टम पर भरोसा तो करते हैं लेकिन उसकी चालाकियों को नहीं समझते। ठीक है, तो हुक क्या था? मतलब लोगों को फंसाने के लिए चारे के तौर पर क्या इस्तेमाल किया गया? चारा बहुत लुभावना था। शुरुआत होती थी एक व्हाट्सएप या एसएमएस से। संदेश में लिखा होता था, बधाई हो, आपके एसबीआई खाते में 5,500 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हुए हैं, इन्हें तुरंत रिडीम करें। और फिर आता था वो हिस्सा जो दिमाग को सोचने से रोकता है, एक डेडलाइन। ये पॉइंट्स सिर्फ 24 घंटे में समाप्त हो जाएंगे। 24 घंटे? ये तो साफ तौर पर एक पैनिक बटन दबाने जैसा है। कोई भी सोचेगा कि अरे मुफ्त के 5,500 रुपए हाथ से जा रहे हैं। ठीक यही, ये वही हॉट स्टेट है जिसकी मैं बात कर रही थी। आप अचानक फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि ये संदेश आया कहाँ से है। ज्यादातर लोग ये जांचने के लिए बैंक को फोन नहीं करते, वो तुरंत उन पॉइंट्स को पाने की कोशिश में लग जाते हैं। पर क्या ये सिर्फ लालच है? मुझे लगता है कई लोग, खासकर हमारे बुजुर्ग, वो तो बैंक के नाम से आए संदेश को मतलब आधिकारिक मानकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ भरोसे का गलत इस्तेमाल ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। ये लालच और भरोसे का एक बहुत खतरनाक मिश्रण है। धोखेबाज पहले बैंक की विश्वसनीयता का इस्तेमाल करते हैं आपका भरोसा जीतने के लिए, और फिर रिवॉर्ड का लालच देकर आपसे जल्दबाजी में वो काम करवाते हैं जो आप ठंडे दिमाग से कभी नहीं करते। तो जैसे ही किसी ने उस संदेश पर भरोसा किया, अगला कदम क्या था? संदेश में जरूर कोई लिंक दिया होगा, है ना, कि पॉइंट्स रिडीम करने के लिए यहां क्लिक करें। बिल्कुल, और वही क्लिक इस पूरे घोटाले का दरवाजा खोलता था। लिंक पर क्लिक करते ही एक फाइल डाउनलोड करने का प्रॉम्प्ट आता था। फाइल का नाम भी ऐसा होता था कि शक न हो, जैसे SBI rewards.apk या SBI KYC update.apk। एपीके, एक सेकंड, एपीके, ये नाम तो मैंने सुना है, पर बहुत से लोगों के लिए ये बस मतलब 3 अक्षर हैं। ये असल में है क्या और इतना खतरनाक क्यों है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, APK का मतलब है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। अब इसे एक खुले दरवाजे की तरह समझिए। जब आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो गूगल उस दरवाजे पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा करता है जो ऐप की जांच करता है। लेकिन जब आप किसी अनजान लिंक से सीधे एपीके डाउनलोड करते हैं तो आप उस सुरक्षा गार्ड को हटाकर किसी को भी सीधे अपने फोन के अंदर आने दे रहे हैं। मतलब आपने खुद ही चोर के लिए दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करने से इतना सब कुछ? मुझे ये समझना है कि वो ऐप फोन के अंदर ऐसा क्या करता है कि आपका पूरा बैंक अकाउंट उनके कब्जे में आ जाता है। एक बार वो ऐप इंस्टॉल हो गया, फिर धोखेबाजों का काम 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है अनुमतियां, यानी परमिशंस का जाल। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है वो आपसे आपके फोन का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। आपके एसएमएस पढ़ने की इजाजत, आपके कॉन्टैक्ट्स देखने की इजाजत, आपकी कॉल हिस्ट्री, सब कुछ। और लोग अक्सर बिना पढ़े अलाउ 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 करते जाते हैं। 1 मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। यहीं पर तो पहली खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी। कोई भी असली बैंकिंग ऐप आपसे आपके सारे पर्सनल मैसेज पढ़ने की इजाजत क्यों मांगेगा? उसका तो कोई काम ही नहीं है इससे। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक सामान्य नियम ये है
कि किसी भी ऐप को सिर्फ वही अनुमति दें जिसकी उसे सच में जरूरत है। एक बैंकिंग ऐप को आपके एसएमएस पढ़ने की जरूरत क्यों है? ताकि वो ओटीपी पढ़ सके। हाँ, ताकि वो बैंक से आने वाले ओटीपी पढ़ सकें। जैसे ही आपने ये अनुमति दी, खेल का दूसरा चरण शुरू हो गया। और वो क्या था? दूसरा चरण है जासूसी, यानी डिजिटल मिररिंग। ये सिर्फ आपके एसएमएस पढ़ने जैसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि धोखेबाज आपके कंधे के ऊपर अदृश्य होकर खड़ा है और आपके फोन की स्क्रीन को लाइव देख रहा है। आप जो भी टाइप करते हैं, जो भी ओटीपी आता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है ठीक उसी पल। मतलब आपका फोन अब आपका नहीं रहा, वो एक जासूसी का हथियार बन चुका है। जी हाँ। ये तो बहुत ही डरावना है। इसका मतलब है कि पीड़ित को पता भी नहीं चलता और कोई हजारों मील दूर बैठकर उनकी हर हरकत देख रहा है। तो अब उनके पास हमारी स्क्रीन का लाइव व्यू है। अगला कदम क्या होता होगा? अगला, तीसरा चरण, क्रेडेंशियल्स की चोरी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो एक लॉगिन पेज खोलता है जो हूबहू एसबीआई के असली ऐप या वेबसाइट जैसा दिखता है। वही लोगो, वही रंग, वही डिजाइन। यूजर को लगता है कि वो अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा है। वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता है और वो जानकारी सीधे धोखेबाजों के सर्वर पर चली जाती है। अब उनके पास लॉगिन आईडी भी है और पासवर्ड भी। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगला कदम पैसे ट्रांसफर करना होगा, लेकिन उसके लिए तो ओटीपी चाहिए होता है जो बैंक हमारे फोन पर भेजता है। और यहीं पर उनका पूरा जाल काम आता है। चौथा और आखिरी चरण, लूट यानी ट्रांजैक्शन। धोखेबाज आपके चुराए हुए आईडी पासवर्ड से किसी दूसरे कंप्यूटर पर आपके अकाउंट में लॉगिन करते हैं। जब वो पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो बैंक सुरक्षा के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी भेजता है। लेकिन याद है, वो आपके फोन की स्क्रीन को लाइव देख रहे हैं। हाँ। जैसे ही ओटीपी का मैसेज पॉपअप होता है, वो उसे वहीं से पढ़कर अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं और ट्रांजैक्शन पूरा कर लेते हैं। और पीड़ित बेचारे को शायद तब तक पता भी नहीं चलता जब तक उनके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज नहीं आता। कई बार तो वो मैसेज भी नहीं देख पाते, क्योंकि धोखेबाज उस मैसेज को तुरंत डिलीट भी कर सकते हैं। मुझे एक मामला याद है जहां पुणे के एक रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा खो दिया। उन्होंने बाद में बताया, मुझे लगा बैंक मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए मेरी मदद कर रहा है। मैंने तो बस वही किया जो संदेश में लिखा था। ओह। ये दिखाता है कि ये सिर्फ तकनीक की नहीं, भरोसे की लड़ाई है। उनका भरोसा ही उनके खिलाफ हथियार बन गया। ये सुनकर बहुत दुख होता है। तो ये साफ है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमने बीच बीच में कुछ रेड फ्लैग्स की बात की, लेकिन चलिए अब साफ तौर पर बात करते हैं कि लोग खुद को ऐसे खतरनाक घोटालों से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, बचाव के 3 सुनहरे नियम हैं। अगर हर कोई इन्हें याद रखे तो ऐसे 99% घोटालों से बचा जा सकता है। पहला और सबसे जरूरी नियम, एपीके मतलब खतरा। कोई भी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या कोई और, आपको कभी भी एसएमएस या व्हाट्सएप पर कोई ऐप अपडेट करने या रिवॉर्ड पाने के लिए एपीके फाइल का लिंक नहीं भेजेगा। अगर ऐसा कोई लिंक आता है तो वो 100% फ्रॉड है। उसे बिना खोले डिलीट कर दें। ठीक है, एपीके को ना। और अगर किसी को ऐप डाउनलोड या अपडेट करना ही है तो उसका एकमात्र सुरक्षित तरीका क्या है? ये दूसरा नियम है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। अगर आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर से। ये स्टोर एक तरह के किले हैं जिनकी दीवारों पर सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। हर ऐप को वहां आने से पहले कई सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता है। किसी अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड करना मतलब किले का दरवाजा तोड़कर किसी को भी अंदर बुलाना। लेकिन एक सवाल है, हम कभी-कभी सुनते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर भी खतरनाक ऐप्स आ जाते हैं। तो क्या सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करना ही काफी है, या हमें ऐप चुनते वक्त डेवलपर का नाम या रिव्यूज जैसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कभी-कभी खतरनाक ऐप सुरक्षा को भेद कर अंदर आ जाते हैं। इसलिए ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करते समय भी थोड़ी समझदारी दिखाएं। देखें कि ऐप के डाउनलोड कितने हैं। असली एसबीआई ऐप के करोड़ों डाउनलोड होंगे, जबकि नकली ऐप के शायद कुछ हजार। अच्छा। ऐप के नीचे दिए गए रिव्यूज पढ़ें और सबसे जरूरी डेवलपर का नाम देखें। ये आपको अतिरिक्त सुरक्षा देगा। और तीसरा नियम, वो 24 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा वाली घबराहट से कैसे बचें? तीसरा नियम है
जल्दबाजी धोखेबाज का हथियार है। जब भी कोई संदेश आपको डराए या लालच देकर तत्काल कार्रवाई करने को कहे, जैसे आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा या आपकी लॉटरी लगी है, तो उसे एक चेतावनी समझें, रुकें, एक गहरी सांस लें। कोई भी बैंक या कंपनी आपको 1 घंटे में फैसला लेने पर मजबूर नहीं करेगी। उस संदेश को अनदेखा करें और अगर आपको सच में चिंता है तो अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या उनके कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके खुद पुष्टि करें। ये तो हुई बचाव की बात, लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंसी जाता है। जैसे ही किसी को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे तुरंत क्या करना चाहिए? हर सेकंड कीमती होता होगा। बहुत ज्यादा। अगर ऐसा हो जाता है तो 3 काम तुरंत करने हैं। पहला, बिना एक सेकंड गंवाए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें। ये नंबर खास तौर पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। जितनी जल्दी आप फोन करेंगी, उतनी ज्यादा संभावना है कि अधिकारी उस पैसे के ट्रांसफर को रोक पाएं। 1930 ये नंबर सबको याद रखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? दूसरा, आप सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका पता है cybercrime.gov.in। और तीसरा, तुरंत अपने बैंक को भी सूचित करें ताकि वो आपका कार्ड और नेट बैंकिंग अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकें और आगे का नुकसान रोका जा सके। तो आज की हमारी इस पड़ताल का निचोड़ ये है कि डिजिटल दुनिया में धोखेबाज तकनीक का नहीं, हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वो तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं, हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें सोचने का मौका ही नहीं देते। शांत रहना, शक करना और पुष्टि करना, ये 3 हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये घोटाला SMS और APK फाइलों पर निर्भर था, लेकिन तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। सोचिए, कल क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप फेक तकनीक और आम हो जाएंगी। जब आपको आपके बैंक मैनेजर की ही आवाज में एक फोन आए जो आपसे कोई जानकारी मांगे, या आपके किसी अपने का वीडियो कॉल आए जो मुसीबत में फंसा हो और पैसे मांग रहा हो। आज की ये साधारण सावधानियां, लिंक पर क्लिक न करना, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करना, कल के उन ज्यादा खतरनाक और व्यक्तिगत हमलों से बचने की नींव है। हमें सिर्फ तकनीक के साथ नहीं, धोखेबाजों की सोच से भी एक कदम आगे रहना होगा।